सीएम मनोहर लाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिस काम से जनता को लाभ हो, सरकार की प्राथमिकता उसी काम की है। उन्होंने कहा कि गरीबों का उत्थान सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियों में पारदर्शिता आने से जनता बेहद खुश है। पहचान पत्र की जानकारी जो आपको देनी है वो है कि जैसा फेज वाइज हम डाटा को पुश करते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए अभी तक 4 फेज में 30,06,000 परिवारों का डाटा ये हम पुश कर चुके हैं, जो प्राय कंप्लीट हो गया है। अब 5वें फेज को भी हमने पुश किया है अभी 2-3 दिन पहले। तो जो 4 फेज में किया है 30,06,000 परिवारों का, उसके अंदर जो इनकम वेरीफाई होकर के आई है 1,80,000 से नीचे, वो है 13,53,000 परिवार। हालांकि परिवार और होंगे, अभी चौके 5वां फेज 6वां फेज वो सब चलेगा, उसके अंदर वो और आएंगे। तो अनुमान है कि लगभग 20 लाख परिवार ऐसे ज़रूर निकलेंगे जिनकी आय, वार्षिक आय 1,80,000 से नीचे होगी। इसका अगर अभी तक जो 13,53,000 परिवारों का डाटा जो आया है, इसमें अगर कैटेगरी वाइज मैं बताता हूँ तो एससी समाज का इसमें 31% लोग हैं, बीसी समाज के 37% लोग हैं, 32 अन्य हैं। अर्थात जो एससी समाज कुल पॉपुलेशन का 20% है, वो 1,80,000 में 31% तक है, 11% लोग ज़्यादा हैं। स्वाभाविक है, गरीबी एससी समाज में ज़्यादा है। ऐसे बीसी भी जो हैं उनकी प्रतिशत 27% है, लेकिन यहाँ आंकड़ा 37% आ रहा है, उसमें भी 10% ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर जो लाभ की बातें होती हैं कि हमने इस बार एससी का नाम नहीं लिया, बीसी का नाम नहीं लिया, वो कुल आर्थिक दृष्टि से जो विचार करेंगे तो स्वाभाविक है एससी बीसी ही ज़्यादा आएगा। और हम ये बजाय जातियों की दीवार खड़ी करें, हम उसको इसी हिसाब से आर्थिक दृष्टि से जब मूल्यांकन करेंगे तो गरीब का भला उसमें स्वाभाविक है। हम लोगों ने योजनाएं सारी ऐसी बनाई हैं, जैसे कहा जाता है ना कि हम नीचे तक जाएंगे, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचेंगे। हमारा ध्येय दूसरा है, हमने गोल बदल लिया है। हम आखिरी व्यक्ति से शुरू करेंगे, हम आखिरी व्यक्ति तक जाएंगे, इसका मतलब पहले बाकी होंगे फिर आखिरी तक जाएंगे। इसका अर्थ बिल्कुल एकदम कौन सा चेंज है? पैराडाइम शिफ्ट। इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। हम नीचे से ही शुरू करेंगे और नीचे से शुरू करेंगे, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। जो अपने आप काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो बेचारा लाचार है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिसको अवसर नहीं मिले हैं, सबसे पहले संवेदनशीलता के आधार पर अधिकार भी उसका बनता, हम जाएंगे भी वहाँ। इसलिए उसके जो कार्यक्रम ने शुरू किए हैं उसमें जैसे मुख्यमंत्री परिवार स्मृति योजना है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, उसके भी आंकड़े कुछ आपको अगले नेक्स्ट जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो हमारे अभियान चल रहे हैं, जो कि उसके जो इस समय सेकंड फेज मेलों का चल रहा है, अंत्योदय मेले, वो आज ही खत्म हो रहा है। आज 17 तारीख है, सेकंड फेज आज शाम को खत्म होगा। तो पहला फेज चला था दिसंबर में, सेकंड फेज ये चला है मार्च में, और हम कोशिश करेंगे थर्ड फेज भी कहीं मई में एक आध कोई थर्ड फेज भी लेकर के चलें, क्योंकि हर बार लगभग 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख परिवारों को ही बुला पाते हैं। फिर उनको चिन्हित करना पड़ता है कि काउंसलिंग करनी पड़ती है, कौन काम क्या कर सकता है, बैंकों को बुला करके उनकी एप्लीकेशन बुला करके जो एलिजिबल लोग हैं उनको दिलवाना पड़ता है, उनको लोन की बातें करनी पड़ती हैं। कोई सब्सिडी चाहता है, कोई ग्रांट चाहता है, कोई स्किलिंग चाहता है। और एक बात जो देखने में आई अभी, युवक के मन में है कि और कुछ नहीं करूँ, मुझे सरकारी नौकरी दे दो। एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं अटका हुआ है मामला ये। अब वो आपको भी पता है, मैं बार बार कह चुका हूँ कि उसकी सीमा है। आज भी टोटल सरकारी कर्मचारियों का जो दायरा है लगभग 3 लाख ऑन रोल हैं, 1 लाख 1.25 लाख के लगभग आउटसोर्सिंग और ये सब मिला करके हैं। अगर हम बाकी भी सेंट्रल रेलवे भी और आर्मी भी ये भी सब गिन लें, सेंट्रल की स्कीम भी, तो ये 5-6 लाख बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 5-6 लाख का मतलब ये है कि 30 साल भी अगर टोटल आयु हो, 6 लाख को 30 से अगर भाग करते हैं तो 20,000 आगे आगे बढ़ जाएगा, तो 20 के 22 हो जाएंगे, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएंगे। लेकिन 2 लाख लोगों को हमको रोजगार देने का प्लान अपना करना पड़ता है। तो इसलिए उस ओर हम बढ़ रहे हैं। लगभग इस समय तक जो दोनों मेले हैं, इस फेज़ का सारी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पिछला फेज़ और यहाँ तक आज से 4 दिन पहले तक लगभग 40,000 परिवार ऐसे हैं
जिनकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर लिया गया है। हमारा टारगेट 1 लाख का है, तो इन 2 प्रकार या तीनों मेले इनको करने के बाद हम 1 लाख का टारगेट तो इस साल वाला जरूर पूरा करेंगे, फिर अगला फेज उसको हम तय करेंगे। नौकरियों में जो मेरिट के आधार पर नौकरी देने की बात हमने शुरू की, बहुत पसंद हुए लोग। डी ग्रुप की 18,000 नौकरियां एक साथ दी। लेकिन एक बड़ा ग्रुप जो मैं पहले पता नहीं था, मैं मानता हूं कि जो इनमें भी धांधलियां, नकल के रूप में अलग अलग तरीके, उसके अंदर हाईजैक करने का भी था। इनका जो सॉफ्टवेयर को हाईजैक करते हैं, लीक कराना, आउट करना, इंपर्सोनेशन। पेपर किसी का है, बैठ कोई और गया, आगे पेपर दे जाता है और वो सब पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जो सबसे पहले जेबीटी का जो मामला था, जिसमें थंब विब्रेशंस का विषय था, वो यही था कि पेपर देने में कोई आया है, नौकरी कोई और कर रहा है। उसके अंदर थंब विब्रेशन का जब ये सारा हमने उसको टेस्टिंग कराया, तो संख्या तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, लेकिन लगभग 300 लोग ऐसे हैं जो आए ही नहीं। अब जो आए नहीं, 2 ही कारण हो सकते हैं, नहीं आए, या तो उनके कहीं और नौकरी लग गई, और या फिर डर गए कि पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, आगे के लिए सब बंद हो जाएगा। तब ये ध्यान में आती चीजें, ये सारी चल रही हैं। अब उसके ऊपर भी हमने मार्क की है, और अन्य अन्य तरीके जितने भी इनके हो सकते हैं उन सबको ढूंढा है, सबके खिलाफ केस कराए हैं, एफआईआर की, और कितने लोग अरेस्ट हुए। 2014 से अब तक 71 मुकदमे हमने कराए हैं। 603 लोग जो हैं आरोपी, वो जो परीक्षाओं में जो गड़बड़ी है उसके नाते से पकड़े गए। छोटी मोटी संख्या नहीं, 603। ये सारा डाटा है, मतलब सारी नौकरियों में जो 14 से लेकर अब तक नहीं कोई डिफरेंट नौकरियों में जो जो चाहे वो एचपीएससी का था, चाहे स्टाफ सिलेक्शन का था, 2 ही है, स्टाफ सिलेक्शन और एचपीएससी। लेकिन ऐसे ऐसे सिस्टम ढूंढ रखे थे जिसको कभी हमने सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन अब आकर के मैं सोचता हूँ कि भाई ये हमने एक गैंग है, इसको तोड़ा है, और तोड़ने के बाद अब मुझे नहीं लगता आसानी से कोई इंपर्सोनेशन करने के लिए आएगा। अभी जो पुलिस की भर्तियां उसमें पकड़े हैं 150-200 लोग, आपको सब जानकारियां होंगी। ये जो सब इंस्पेक्टर लगाई हैं महिलाओं की, और तो और जो सोशो इकोनॉमिक के हमने 5 अंक दिए हैं। अब दिए तो उन परिवारों के लिए हैं जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं है, सबने सराहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसमें भी गलत आदमी और अपना भर गया, अभी कौन चेक करेगा, लेकिन चेक हो गए। अब ये सारी चेकिंग हो रही है हमारे उस डाटा में से, जो हमारा टेक्नोलॉजिकली परिवार पहचान पत्र का जो डाटा हमने किया है, हर चीज मिनट से पहले उसमें। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 19 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर पार्टनर स्टेट और उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर हैं। उन्होंने बताया कि 20 देशों के कलाकार और शिल्पकार मेले में हिस्सा लेंगे। सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला है, ये कल नहीं 19 को, परसों ये शुरू होने जा रहा है, और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। क्योंकि कोविड के बाद, एक प्रकार से 2 साल के बाद, 2 साल बीच में नहीं हुआ, तो अब ये मेला हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें इस बार जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पार्टनर स्टेट है, और ऐसे ही पार्टनर कंट्री के नाते से उज्बेकिस्तान ये हमारा कंट्री पार्टनर रहेगा। 20 देशों के जो लोग हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो इसमें भाग लेने के लिए आएंगे, ऐसी संभावना है। ये मेला तो हम जानते हैं कि इसको लगभग 35 वर्ष हो गए लगातार चलते हुए। शिल्पकार और कलाकार अपना अपना हुनर यहाँ के दिखाते हैं। लगातार 15 दिन तक ये चलता है, बल्कि इसमें अब 1 दिन बढ़ाया गया है। इसकी जो तिथियाँ हैं वो जो महीने का फर्स्ट वीकेंड्स के 2 दिन और फिर तीसरे सप्ताह का जो वीकेंड है उस तक अब ये चलता है। तो ऐसे ये कुल मिलाकर 16 दिन का ये हो जाता है। इस बार हमने ये भी विचार किया है केवल एक मेला नहीं बल्कि साल में 2 मेले यहाँ लगाया करेंगे। वो सितंबर अक्टूबर के महीने में भी यहाँ इसी प्रकार का कोई ना कोई आयोजन किया जाए। वो फिर जो डिपार्टमेंट पहले कर रहा है वो करेगा या कोई दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन एक अच्छा स्थान है, इसका उपयोग वर्ष में 2 बार करें।
इस बार हमने ई टिकटिंग का एक सिस्टम इसमें शुरू किया है कि घर बैठे ही अपनी टिकट कटवा सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। तो ई टिकटिंग के माध्यम से लोगों को सुविधा जो है वो आने जाने की हो जाएगी और लगभग 25 लाख लोग जो हैं इस मेले में और सहभाग करते हैं। स्कूलों के बच्चों को इसमें विशेष सुविधा दी जाती है ताकि वो इसका भ्रमण करें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।